हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उसके सहायता से हम लेंथ, हाइट फिर ब्रेथ, ये सब निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें हमें कुछ टर्म्स को ध्यान में रखने होते हैं। वो टर्म्स क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। हमें पहले देखना है कि लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले बात समझते हैं। जैसे एक लाइन जो अर्थ के सदृश खींचा गया होता है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीचों बीच से जब हम मिला देते हैं तो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसे? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं, हम क्या है कि यहाँ पर से हम एक ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट पी पर है उसको हम देख रहे हैं। तो पी पर से जो परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ आएगा वो हमारा कहलाएगा वर्टिकल लाइन। हमारे आँख से जो अर्थ के सदृश से जो लाइन जाएगा वो कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। और आँख पर जो हमारा एंगल बनेगा, जब हम ऊपर करके किसी वस्तु को देखते हैं तो जब हमारे आँख पर जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी क्रम में जब हम आँख को नीचे करके देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हमेशा एंगल जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। तो जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, और ये वाला जो लाइन हो गया वो हो गया लाइन ऑफ साइट। तो इसके बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अब उसके बाद आते हैं आगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यही बात है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला जो है ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल्स, हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवार्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन टावर बिल्डिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज एंड इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन देन एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई टावर है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जब ये व्यक्ति धीरे धीरे आगे की तरफ आता है, यहाँ पर आएगा, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के मुकाबले छोटा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम टावर के पास जाते जाएंगे हमारा एंगल बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे हम टावर से दूर जाते जाएंगे हमारा एंगल घटते जाएगा। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द फुट ऑफ द टावर इज़ आल्सो डबल। अगर हाइट डबल हो गया तो जो डिस्टेंस है, जो टावर से जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारा डबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों चीज़ को डबल कर दे रहे हैं तो उस एंगल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एबव द टावर डिक्रीजेज देन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इनक्रीजेज। हाँ, ये टावर इनक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। कुछ और बातें हमें जानना है, जब भी हम कोई क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं और हमारा इस तरह का पिक्चर बन रहा है, उसमें हमें क्या करना होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो अगर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम यूज करते हैं टैन थीटा का यूज करते हैं। और जनरली जो एप्लीकेशन में हम टैन थीटा का यूज करते हैं, और टैन थीटा का यूज करके हम एंगल भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो जब भी आप एप्लीकेशन को सॉल्व करें तब वहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि हमें टैन थीटा का यूज करना है। अगर परपेंडिकुलर और बेस दी गई हो तब, या दोनों में से कोई भी दिया गया हो तो हम उसका यूज करेंगे, टैन थीटा का यूज करेंगे। टैन या कॉट या साइन या सेक, लेकिन सॉरी से कह रहे हैं कॉस, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो टैन का ही यूज हम करते हैं। इस तरह से हमारा ये एप्लीकेशन समाप्त होता है।